सभी ऑनलाइन दर्शकों का और ऑनलाइन इस डिजिटल मंच पर विराजमान सभी हमारे एक्सपर्ट्स का, आज के पैनलिस्ट का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर और यहाँ की एल्यूमनाई जो संस्था है, एल्यूमनी पॉलिटेक्निक कॉलेज सोसाइटी द्वारा विगत 3 माह से कॉन्फ्लुएंस कनेक्टिंग द जनरेशन नामक एक वेब सीरीज का आयोजन किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य यहाँ के पूर्व विद्यार्थियों द्वारा वर्तमान विद्यार्थियों को और समाज के विभिन्न तबकों को तकनीकी सहायता एवं अन्य सहायता प्रदान करना है ताकि विद्यार्थियों का, समाज का सर्वांगीण विकास हो पाए। इसी कड़ी में, इसी सोपान में आज अभियंता दिवस के शुभ अवसर पर, इंजीनियर्स डे के शुभ अवसर पर हम लेकर के आए हैं हमारी जो विशेष वेबिनार है, जिसमें हम सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म दिवस भी मनाएंगे, अभियंता दिवस भी मनाएंगे और हमारे विभिन्न जो पैनलिस्ट है वो विभिन्न इंजीनियरिंग जो ट्रेंड्स है। इसके साथ ही हमारे साथ अभी के छात्र ब्रजेश परिहार भी जुड़े हैं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग में एसएफएस में पढ़ रहे हैं अभी। और इनसे मैं अब आग्रह करूंगा कि आप इंजीनियर्स डे के बारे में अपना उद्बोधन प्रारंभ करें और विश्वेश्वरैया जी के बारे में और उनकी जीवन के बारे में अपना उद्बोधन रखें। नमस्कार। ब्रजेश परिहार। सभी जो पैनल में उपस्थित मानव हैं उनको प्रणाम, और जो इस लाइव सेशन को देख रहे हैं उन सबको नमस्कार। जैसे कि हम सबको जानकारी है कि आज इंजीनियर डे है और वो जिनकी याद में मनाया जाता है, आज हम उनकी 161वीं जयंती वर्ष मना रहे हैं। हम आज भारत रत्न श्री सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी के जीवनी पे बात करेंगे। इनका जन्म 15 सितंबर 1960 मैसूर के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता श्रीनिवास शास्त्री जो विद्वान भी थे, संस्कृत के ज्ञाता थे और आयुर्वेद के जानकार थे। माता श्रीमती वेकाचमा वो सामान्य गृहिणी थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में उनके पिता सर की मात्र 12 वर्ष की आयु में उनके पिताजी का निधन हो गया, तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगा गई। तो आर्थिक स्थिति डगमगाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनकी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने गांव से प्राप्त की। उनके बाद उन्होंने बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन लिया और उन्होंने बीए की डिग्री प्रथम स्थान से प्राप्त की। उनकी इस उत्कृष्ट शिक्षा में देखते हुए सरकार ने उनको मैसूर के एक टेक्निकल साइंस कॉलेज में उनको एडमिशन मिला। उस कॉलेज में उन्होंने सिविल इंजीनियर्स की ब्रांच में एडमिशन लिया और सन 1883 में उन्होंने वहां से प्रथम श्रेणी यानी कि उन्होंने पूरी कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त करके वहां से आज की जो बीटेक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री है उन्होंने वहां से प्राप्त की। तो उनकी इस उत्कृष्ट शिक्षा को देखते हुए महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार ने उनको मैसूर, खानदेश और पुणे का सहायक अभियंता नियुक्त किया। और उस समय इनकी आयु मात्र 24 वर्ष थी और उन 24 वर्ष की आयु में उन्होंने इस मुकाम को हासिल कर दिया। और उनके बाद में सफलताओं का क्रम बढ़ता ही चला गया और ऐसे धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्यकाल में विभिन्न काम किए। उन्होंने फ्लड गेट का निर्माण किया, जो स्टील के फ्लड गेट का निर्माण किया, जो उस समय की नई टेक्निक थी और आज विश्व भर में वो टेक्निक प्रचलित है। इस टेक्निक के माध्यम से उन्होंने बांध की ऊंचाई को कम, हाइट को बढ़ाए बगैर वो उस बांध की जो पानी की धारण क्षमता है उसको बढ़ाया। इसी के साथ साथ उन्होंने हिमाकत सागर का बांध का भी निर्माण करवाया, जिसकी बदौलत मूसी नदी में आई बाढ़ के कारण उन्होंने हैदराबाद को बचाया और उसके पीछे उन्हीं का ही हाथ था। ऐसे विभिन्न कार्य को करते हुए उनकी उत्कृष्ट कार्य प्रणाली को देखते हुए कलकत्ता के उस समय के महाराजा ने उनको दीवान पद यानी कि 1912 में उनको वहां का मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने 44 वर्ष तक अपने अथक प्रयासों से उस क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए और प्रशासनिक सेवाओं में उन्होंने भारत के विभिन्न कोनों में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने सुपुर क्षेत्र में जल निकास प्रणाली दी, जो आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। वो प्रणाली आज विश्व के प्रत्येक कोने में चलती है और उन्हीं की देन है। इनकी बदौलत ब्रिटिश सरकार ने भी उनकी प्रशंसा की।
इस प्रकार उन्होंने विभिन्न कार्य किए और भारत में नहीं, उन्होंने भारत के बाहर जाकर भी अपना ज्ञान में वृद्धि की और भारत की छवि को प्रखर बनाया। इसी प्रकार उन्होंने जापान, चाइना, अमेरिका, रूस, विभिन्न देशों का दौरा किया और 1909 में उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया और रिटायरमेंट के बाद भी उनको अधिशासी अभियंता और संयुक्त सचिव के रूप में उनको नियुक्त किया गया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के उद्योगों का भी निर्माण कराया और भद्रावती आयरन वर्क्स, जो उस समय बहुत जानी मानी फैक्ट्री थी, उनको अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उनके रिटायरमेंट के 10 साल बाद में बाढ़ के कारण वो फैक्ट्री पूरी तहस नहस हो गई। तो इसका वाक्य भी आता है कि जब एमवी सर वहां गए और वहां के जो मुख्य इंचार्ज था उनसे पूछा कि भाई अगर इस फैक्ट्री को अगर वापस निर्माण करवाना है तो आपको कितना समय लगेगा? उन्होंने कहा 6 महीने लगेंगे। तो सर एमवी बहुत नाराज हुए कि 6 महीने बहुत ज्यादा है। तो उनकी नाराजगी के बाद में उस ब्रिटिश जो इंचार्ज था वो, और वैसे उसमें लगभग सारे ब्रिटिश के लोग ही काम करते थे, तो उन्होंने उन सारे ब्रिटिश लोगों को हटाकर भारत के इंजीनियर्सों को और भारत के वर्कर्सों को ट्रेनिंग देकर उस 6 महीने के कार्यकाल को बहुत ही कम समय में पूरा करके वापस उस फैक्ट्री को खड़ा किया। तो हम आज का जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान है, हम देख सकते हैं कि सर एमवी ने उस समय से ही शुरू कर दिया था। उसका एक और उदाहरण आता है कि जो कावेरी नदी पे उस समय का बहुत बड़ा जो कृष्णराज सागर बांध निर्माण चल रहा था, उस समय भारत में कोई भी सीमेंट फैक्ट्री नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर सीमेंट फैक्ट्री नहीं है तो बाहर से अगर सीमेंट मंगाए तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। तो उन्होंने मोटार पद्धति प्रणाली का निर्माण किया, जो मोटी परत बनाकर उस बांध की दीवारों को अच्छे से निर्माण करा दिया। और उसके बाद में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। इन विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देते हुए लगभग 10 विश्वविद्यालयों ने उनको मानद उपाधि दी और लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ द इंजीनियर सिविल इंजीनियर्स ने उनको 1904 में लगभग 50 साल तक की मानद सदस्य प्रदान की। इसी के साथ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर ने उनको आजीवन सदस्यता प्रदान की। इसी के साथ सन 1955 में विभिन्न उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने भारत का सबसे सर्वोच्च जो पुरस्कार है भारत रत्न, उनसे उनको नवाजा। लेकिन उसके बाद भी इनका जो सिलसिला है पुरस्कारों का और उपाधियों का, वो खत्म नहीं हुआ। उनके बाद 1957 1959 में भी उनको विभिन्न प्रकार की फेलोशिपें भी मिली और सन 1962 में यह महान आत्मा 102 वर्ष 6 माह की अवधि के बाद में इस भारत की पुण्य भूमि को छोड़कर देवलोक गमन हो गए। उनके व्यक्तित्व को भी हम अगर देखें तो उनके व्यक्तित्व से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। उन्होंने हमेशा अपने जीवन को अनुशासित रखा। उन्होंने कभी भी मांसाहार का प्रयोग नहीं किया, नहीं कभी उन्होंने नशा किया और अपने काम को वो पूजा मानते थे। वो शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार के योगदान दिए। उस समय सरकार की जो शिक्षा प्रणाली थी वो बहुत खराब थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई इस खराब शिक्षा प्रणाली को और आगे बढ़ाया जाए। तो उस समय उस सरकार में लगभग 4500 ही स्कूल थे, तो उन्होंने उनको बढ़ाकर 10,500 स्कूल किए और उसके बाद में उस समय 1,40,000 से बढ़कर स्ट्रेंथ हो गई थी 3,60,000। उसी प्रकार इन्होंने एक मैसूर में गर्ल्स कॉलेज का निर्माण, स्कूल का हॉस्टल का भी निर्माण कराया और साथ में महारानी कॉलेज, जो उस समय लड़कियों के लिए बहुत बड़ी कॉलेज मानी जाती थी, उनका भी श्रेय इन्हीं को ही जाता है। इनके साथ साथ उन्होंने जो भी विदेश में लोग पढ़ रहे थे और जो विदेश जाकर वहां पढ़ना चाहते थे, उन लोगों को भी जो स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है वगैरह, जो भी आर्थिक सहायता थी उनको प्रदान की। और न ही केवल शिक्षा, उन्होंने कृषि के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में जो भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस है, उनको भी खोलने का श्रेय उस समय उनको ही जाता है। और वो भारत में उद्योगों को अपनी जान मानते थे और इस प्रकार से उन्होंने विभिन्न प्रकार के उद्योगों से सैंडल का उद्योग और कारखाने, विभिन्न प्रकार के शुगर मिले, उनका निर्माण करवाया। इस प्रकार से उन्होंने उद्योग क्षेत्र में भी बहुत कुछ योगदान दिया
उद्योगों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए उन्होंने बैंक ऑफ मैसूर का भी निर्माण कराया और बैंक ऑफ मैसूर जो उद्योगों में आने वाले धन की कमी को पूरा करती है। इस प्रकार से उन्होंने विभिन्न प्रकार के योगदान दिए और उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनकी जो कार्यशैली है, उनके अपने जो काम के प्रति डेडिकेशन है, उसका हम एक अच्छा उदाहरण देख सकते हैं कि जब 1909 में वो भारत में सैनिटरी इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे और अमेरिका में उस समय भारत के जो लोगों को दौरा था इंजीनियरों का कि वहाँ की जो कार्य प्रणाली है उनको देखना है। तो जब वो उस फैक्ट्री में पहुंचे और वहाँ के इंचार्ज ने कहा कि अगर आपको इस मशीन का जो कार्य प्रणाली है वो देखनी है तो आपको कम से कम 70 फीट ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ेगा। तो सर एमबी ने बिल्कुल भी विचार नहीं किया और उस कार्य प्रणाली को देखने के लिए ऊपर चढ़ गए और बाकी वाले जो भी इंजीनियर थे, जवान इंजीनियर, उनको देखते देखते चकित रह गए कि इस उम्र में भी ये व्यक्ति किस प्रकार से अपने काम को कर रहा है। तो हम इस देख सकते हैं कि अपने काम के प्रति कितना डेडिकेशन था उनका और एक सोच थी उनकी और सभी की मदद करने का एक जज्बा भी था उनमें और किसी का भी अनसुने कार्य और अपने आप को जो लोग उनको भी भला बुरा कहते थे उनके बारे में उन्होंने सोचा। इसका उदाहरण भी हम देख सकते हैं कि जब भारतीय रेल में जो जिस समय वो यात्रा कर रहे थे तो उस डिब्बे में अंदर सारे ब्रिटिश के लोग थे, तो उनके सामान्य वेशभूषा को और उनके रहन सहन को देखते हुए वहां के जो ब्रिटिश लोग थे उनने उनको भला बुरा कहा और भला बुरा कहकर उनको बहुत कुछ सुनाया और ऐसा करके वो सुनते रहे। लेकिन थोड़ी देर में एकदम अचानक उठे और उन्होंने ट्रेन की जंजीर खींच दी। उस पर भी वो ब्रिटिश जो लोग थे वो भड़के, तो उन्होंने भड़के, लेकिन उसके बाद में जो रेलवे के अधिकारी है, वहाँ के जो कर्मचारी वो आए और पूछा कि भाई इस रेल को किसने बंद किया या किसने जंजीर खींची? तो उन्होंने सर ने कहा कि हाँ मैंने जंजीर खींची। क्यों खींची? तो उन्होंने उसका कारण बताया कि आगे रेल की पटरी में रिफ्लेक्शन है, मतलब टूटी हुई है या खुली हुई है। तो आपको कैसे पता चला ये चीज? तो मेरे को ऐसे पता चली कि ये जो इसकी पटरियों की आवाज है, उस पटरियों की आवाज को मैंने पहचाना और उसकी आवाज में परिवर्तन आया। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां जाकर देखते हैं और वहां के जो नट बोल्ट है वो खुले मिलते हैं। तो उसके बाद में वहां का जो सारा स्टाफ है और वहाँ जो ब्रिटिश लोग उनको भला बुरा कह रहे थे, उन्होंने भी इस चीज को माना और उनको प्रणाम किया और बाद में पता चला कि आप है कौन, कि मैं एक इंजीनियर हूँ। और फिर उन्होंने अपना नाम बताया। तो उनकी जो प्रसिद्धि थी, क्योंकि उस समय ज्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं, नाम ही चलता था, तो उस नाम को सुनकर सारे लोग उनके सामने झुक गए। तो उन्होंने उस समय भी अचंभा किया कि इतना बड़ा आदमी एक सामान्य सा जीवन किस प्रकार से यापन कर रहा है। तो हमको भी इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। और इस प्रकार से हमें उनके जो आदर्श है, उनके जो विचार है, उनको देखते हुए हमें उनके ही खिलाफ आगे बढ़ना चाहिए और जो जिस प्रकार से उनके मन के अंदर जो देशभक्ति की आग थी वो अपने अंदर भी जगनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए और वो आग देशभक्ति की होनी चाहिए, देश के प्रति कुछ करने की होनी चाहिए। आज इंजीनियर्स डे पे मैं सभी को इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारे छात्र ब्रजेश परिहार ने बहुत ही अच्छे से विश्वेश्वरैया जी का जीवन परिचय हमें बताया।